1947 से पहले यह संविधान लागू होने से पहले जिनका शासन सत्ता के संचालन में किसी प्रकार का योगदान नहीं था और वो राजा महाराजाओं के गुलाम हुआ करते थे या देश की समाज व्यवस्था के गुलाम हुआ करते थे, उन लोगों को कम से कम इस देश की शासन सत्ता के संचालन में अपनी राय देने का अधिकार मिला। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अधिकार था और ये अधिकार मिलने के बाद उन लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब हम राजाओं के गुलाम नहीं रहेंगे, अब हम सामंत शाहों के गुलाम नहीं रहेंगे, अब हमें इस देश की सत्ता को चलाने का अधिकार मिल गया है। इतना लंबा समय बैठने के बाद भी जो लोग कार्यक्रम में बैठे हैं, मैं समझता हूं कि वो इस कार्यक्रम के सबसे गंभीर श्रोता हैं। यही लोग हैं कि जो मिशन मूवमेंट को कहीं ना कहीं समझते हैं और इसे कहीं आगे ले जाना चाहते हैं। परम पूज्य बोधिसत्व संविधान निर्माता विश्व बाबा साहब अम्बेडकर देश में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज गणतंत्र दिवस के लिए आयोजित इस भव्य समारोह के आयोजक उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, अमोघ साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आप सभी को नमो बुद्धाय जय। साथियों, आप बड़े धैर्य के साथ लंबे समय से ये रंगारंग कार्यक्रम सुन रहे देख रहे हैं और बहुत विद्वान साथियों की आपने बातें सुनी हैं। अब क्योंकि समय भी काफी हो गया है और इतना लंबा समय बैठने के बाद भी जो लोग कार्यक्रम में बैठे हैं, मैं समझता हूं कि वो इस कार्यक्रम के सबसे गंभीर श्रोता हैं, सबसे गंभीर श्रोता है। और मैं समझता हूं कि यही लोग हैं कि जो मिशन मूवमेंट को कहीं ना कहीं समझते हैं और इसे कहीं आगे ले जाना चाहते हैं। सामान्य साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज देश में गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जा रहा है। यहां एक तबका है वो बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मंच और स्टेज सजा करके, माइक लाउड स्पीकर लगा करके इस पर्व को मना रहा है, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर रहे। आखिर क्यों? ये तबका ही क्यों ऐसा कर रहा है? आपको ये विचार करना होगा कि ये पर्व आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। साथियों, 1950 को भारत का संविधान लागू होता है और ये संविधान भारत की जितनी भी पुरानी शासन व्यवस्थाएं थी, जितनी भी मान्यताएं थी, उन पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को समाप्त करता है और भारत के प्रत्येक नागरिक को वो अधिकार देता है कि इस देश के शासन संचालन में उसकी राय ली जाएगी। मतलब देश की सत्ता का संचालन इस देश के नागरिकों की राय के अनुसार चलेगा। गणतंत्र का मतलब है कि देश का शासन तंत्र देश के नागरिकों की राय के अनुसार चलेगा। गणतंत्र का मतलब है कि देश का शासन देश के नागरिकों की राय के अनुसार चलेगा। अब जो लोग 1947 से पहले यह संविधान लागू होने से पहले जिनका शासन सत्ता के संचालन में किसी प्रकार का योगदान नहीं था और वो राजा महाराजाओं के गुलाम हुआ करते थे या देश की समाज व्यवस्था के गुलाम हुआ करते थे, उन लोगों को कम से कम इस देश की शासन सत्ता के संचालन में अपनी राय देने का अधिकार मिला। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अधिकार था और ये अधिकार मिलने के बाद उन लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब हम राजाओं के गुलाम नहीं रहेंगे, अब हम सामंत शाहों के गुलाम नहीं रहेंगे, अब हमें इस देश की सत्ता को चलाने का अधिकार मिल गया है। साथियों, ये संविधान दिवस के तौर पर आप इसे मना रहे हैं। संविधान आपको मौलिक अधिकार देता है, आपको इस देश की कार्यपालिका में भागीदारी देता है, इस देश की शासन सत्ता में भागीदारी देता है और उसके पहले आप सबको मालूम है देश की सामाजिक व्यवस्था में हमारे लोगों के पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि हमारा समाज जिसके कारण एक मनुष्य के व्यक्तित्व का अस्तित्व बनता है, एक मनुष्य के औकात बनती है, वो 5 के 5 बल उस मनुष्य से छीन करके उसे गुलामी में झोंका गया। जैसे बुद्धि का बल, ये जन बल,
और मनुष्य का मनोबल, ये पांचों के पांचों बल इस देश की सामाजिक व्यवस्था ने और इस देश के चंद चतुर लोगों ने ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई कि बहुजन समाज के पांचों बलों को छीन करके उन्हें पशु की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। साथियों, जब संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के बाद इस देश में स्कूल कॉलेजों के दरवाजे हमारे लिए खुले। स्कूल कॉलेजों के दरवाजे खुलने के बाद हमारा बुद्धिबल वापस आया। हमने पढ़ाई लिखाई की, हमें डिग्रियां मिली, हमारा बुद्धिबल वापस आया। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोगों ने अपने कारोबार खड़े किए, लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिली, तो उनका धनबल वापस आया। और धनबल वापस आने के बाद लोगों के पेट में अच्छा खाना आया, बदन पर अच्छा कपड़ा आया, सर पर अच्छा मकान आया, अच्छी सोबत संगत मिली, तो मनुष्य का ये बाहुबल वापस आया। और जब बाहुबल वापस आ गया तो एक दूसरे पर भरोसा कायम हुआ। हम सब लोग बड़े बड़े कार्यक्रम करने लगे, एकजुट होकर के हम संगठित हुए, हमारा ये जनबल तैयार हुआ। और जनबल तैयार होने से हमारे बीच में प्रत्येक नागरिक के मन में आज ये बल है कि मेरे यहाँ 1000 लोग हैं, मेरे यहाँ 1000 लोगों का संगठन है और एक विचार के लोगों का संगठन है। अगर मेरे साथ कोई भी आदमी बदतमीजी करेगा तो 1000 लोग मेरी जान की रक्षा करेंगे। ये विश्वास अंदर से पैदा हुआ तो लोगों का मनोबल वापस आया। ये पांचों के पांचों बल वापस करने का काम किसने किया? परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने किया। साथियों, अब बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में 3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक 24 अप्रैल 1942 की घटना, एक 18 मार्च 1956 की घटना और एक 6 दिसंबर 1956 की घटना। 24 अप्रैल 1942 को बाबा साहेब अम्बेडकर एक सभा में अपने लोगों को 3 मूल मंत्र देते हैं। कौन से मूल मंत्र? कि भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 मूल मंत्र देते हैं। और बाबा साहेब उसी अपनी मंशा के अनुसार, क्योंकि बाबा साहेब उस टाइम के बहुत बड़े विद्वान थे, तो इस देश की शासन सत्ता में उनकी बात की तवज्जो होती थी। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी सिफारिशों के आधार पर बहुजन समाज के हजारों लोगों को छात्रवृत्तियां दिलवाई, हजारों लोगों को नौकरियां दिलवाई, हजारों लोगों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन हुआ क्या कि बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे बहुजन समाज के इतने लोगों को पढ़ा लिखा करके नौकरियां दिला करके उन्हें सक्षम बनाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उन लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की इच्छा के अनुसार बाबा साहेब अम्बेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़ा अंतर्मन पर बड़ा बोझ पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं एक अम्बेडकर इतना संघर्ष करने के बाद इस देश की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन ला सकता हूं, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन ला सकता हूं। तो अगर मैंने हजारों लोगों को पढ़ लिख करके सक्षम बनाया है, ये 1000 लोग भी मेरी तरह काम करेंगे, तो देश में जिस परिवर्तन की मैं चाह रखता हूं वो परिवर्तन बहुत जल्दी आ जाएगा। बहुजन समाज के लोग हुक्मरान बन जाएंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, उन लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की मंशा के अनुसार काम नहीं किया। तो 18 मार्च 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर आगरा की एक सभा में अपना दुख व्यक्त करते हैं कि जिन लोगों को मैंने पढ़ने लिखने का मौका दिया, जिन लोगों की सरकारी नौकरियां लगाई, जिन्हें विदेशों में भेजा, वो अपने ऐशो आराम में मस्त हुए, उन्होंने मेरे मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत दुखी होते हैं। और उस दुख के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर चिंतन करते हैं। कौन सा चिंतन करते हैं? आखिरकार जो काम अम्बेडकर कर सकता है, आखिरकार इन 1000 लोगों ने क्यों नहीं किया? तो बाबा साहेब अम्बेडकर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कौन सा निष्कर्ष? कि मेरे पिताजी कबीरपंथी थे, मेरे घर में बहुजन महापुरुषों का चाल चलन था, मेरे बहुजन महापुरुषों के फॉलोअर्स थे। और मैं कैलुस्कर द्वारा लिखी हुई पुस्तक बुद्ध चरित्र को पढ़ने के बाद मेरे अंदर संस्कार निर्मित हुए। कौन से संस्कार निर्मित हुए? कि मेरे अंदर शिक्षित होने के बाद मेरे अंदर वो संस्कार पैदा हुए कि मैं अपने समाज की वेदनाओं को समझूं। मेरे अंदर वो संवेदनाएं पैदा हुई कि मैं अपने समाज की वेदनाओं को समझूं, मैं अपने दबे कुचलित शोषित पीड़ित और उपेक्षित समाज के लिए कुछ करूं। ये संस्कार मेरे अंदर थे। क्योंकि वो समता मूलक समाज निर्माण की क्रांति करने वाले कबीर के फॉलोवर मेरे पिताजी थे। लेकिन जिन हजारों लोगों को मैंने पढ़ा लिखा करके सक्षम बनाया, नौकरी दिला करके सक्षम बनाया, उनके अंदर मेरे जैसे संस्कार नहीं थे।
जब उनके अंदर वो संस्कार नहीं थे तो उनके अंदर वो संवेदनाएं भी नहीं थी, उन्होंने समाज की वेदना को समझा नहीं और वो स्वार्थी जीवन में लिप्त हो गए। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने निर्णय लिया कि मुझे अपने समाज को उन्हीं संस्कारों पर टिकाना होगा जो संस्कार मेरे अंदर हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने निर्णय लिया 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध के मार्ग को अख्तियार किया, बुद्ध के धर्म को अख्तियार किया और लाखों लोगों को उपस्थिति में किया और लाखों लोगों को वहां बुला करके उन्होंने ये संदेश देना चाहा कि भाई तुम्हें मेरे जैसा संवेदनशील बनना पड़ेगा, मेरे जैसे संस्कार अपने अंदर डालने होंगे। अगर इस देश में सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हो, इस देश में गुलामी से मुक्ति लाना चाहते हो, तो आपको इन संस्कारों पर काम करना पड़ेगा। तो साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो संस्कार देने का काम किया। आज मैं देखता हूं कि देखिए, अगर ये समाज इस देश में परिवर्तन लाएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप चंद क्षणों में या चुटकी भर के या चंद लोग भाषण देकर के भारत को बौद्ध में नहीं बना सकते, भारत की सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदल सकते, भारत की सामंतशाही सरकार को नहीं बदल सकते। आपको इसके लिए बड़े क्रमबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा, तरीके से काम करना पड़ेगा। आपको अपने परिवार में अच्छे संस्कार डालने होंगे, अच्छे संस्कार डालने होंगे और अच्छे संस्कार डालने के बाद ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आज आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ऐसी संस्कृति आपको विकसित करनी होगी। आपको कबीर के गाने, नानक के गाने, कबीर की कविता, कबीर के संगीत, बाबा साहेब अम्बेडकर, बुद्ध, रैदास, इनकी कविता, गाने और संगीत का स्वाद अपने परिवार में पैदा करना होगा। आपको इस संस्कृति को स्थापित करना होगा। आपको उस अंधश्रद्धा से दूर करके लोगों को बुद्धि और विवेक की इस संस्कृति में अपने लोगों को लाना होगा। जब आपकी संस्कृति तैयार हो जाएगी और आपके संस्कार एक हो जाएंगे, तो अभी छोटा बच्चा कह रहा था कि विचार में बहुत ताकत होती है। जब हम सब एक विचार के होंगे और जब हमारा सबका एक विचार हो जाएगा, तब हमारा संगठन एक होगा और तब जाकर के हमारा सत्ता का रास्ता साफ होगा। तो संस्कार, संस्कृति, संगठन, संघर्ष और सत्ता का रास्ता आपको अख्तियार करना होगा, तब जाकर के इस देश में कोई परिवर्तन हम लाने लायक बनेंगे। और वो एक लंबी प्रक्रिया है। हम में से हर किसी को अपनी सहभागिता, अपना योगदान उस कार्यक्रम को लागू करने में करना होगा। अन्यथा साथियों, जिस तरीके का आज माहौल बन रहा है कि धर्म की चाशनी पिला करके यहाँ के 3% लोग आपके सत्ता पर हावी होते हैं, धर्म की चाशनी पिला करके और आपको भी इस्तेमाल करके, आपके ही लोगों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करके आपकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। साथियों, बातें बहुत लंबी है क्योंकि अब लोगों के पेट की भूख हावी हो गई है तो दिमाग की भूख नहीं बची है। तो इसलिए जब पेट की भूख हावी हो जाती है तो दुनिया की हर दौलत फीकी पड़ जाती है, हर शौहरत फीकी पड़ जाती है। इसलिए मैं अपनी बात को यही कट करता हूं, लेकिन कुछ लफ्जों के साथ में कि वही हकदार होते हैं किनारों के, वही हकदार होते हैं किनारों के जो बदलते बहाव धारों के। जो लोग धारा का बहाव नहीं बदल सकते उन्हें किनारे कभी नहीं मिला करते। और दूसरी बात कहता हूं कि तुमने चाहा ही नहीं और हकीकत में हमने चाहा नहीं। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुम्हारी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम्हारी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम ठहरे रहे तालाब के पानी की तरह, वरना दरिया बनकर हम बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे। जब दर्द सवार हो जाता है, तन मन की बीमारी का जब दर्द सवार हो जाता है, दुनिया का हर खेल खिलौना फीका पड़ जाता है, दुनिया का हर खेल खिलौना फीका पड़ जाता है। मोहमाया का जाल टूटता, मोहमाया का जाल टूटता, वृत्त भाव छा जाता है, मोहमाया का जाल टूटता, वृत्त भाव छा जाता है। दुनिया की हर दौलत का वैभव फीका पड़ जाता है, दुनिया की हर दौलत का वैभव फीका पड़ जाता है। न भूत का भय है, न पछतावा, न भविष्य के सपनों का दावा, न भविष्य के सपनों का दावा, सब शांत और सुसुप्त होकर बस वर्तमान दिखलाता है, बस वर्तमान दिखलाता है। तो हमारे साथियों, ये व्यक्तिगत बातें हैं, भारी बीमारी चलती रहती है, पर संघर्ष की दिशा और संघर्ष का जज्बा आपके दिल और दिमाग में हमेशा बने। परम आदरणीय लोकेश सिद्धांत गौतम, उनके जस्ट बगल में उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा गौतम जी, उसके बाद हमारे इस क्षेत्र की आनवान शान श्रीमती सुरेश्वती जी, साथ ही साथ हमारे संघ के लोग जिसमें सुनीता गौतम गीता बौद्ध और बहुत सारे साथी मंच पर हर्षिकर गौड़ जी, हरिचरण गौड़ जी, राहुल जी साहब और संस्थापक गौतम संघ आदरणीय गौड़ है। तो हम चाहते हैं
पुष्पा गौतम जी, श्रीमती पुष्पा गौतम जी लोग सिद्धांत गौतम पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। साथ ही साथ श्रीमती सरस्वती जी को भी ये बहुत समाज की शॉल से